चलिए बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड बेटा कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज हमारा थर्ड लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अच्छा, मुझे मैं ना भूल गया हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में अब तक मैंने क्या पढ़ा है। एक बार मुझे थोड़ा सा याद करा दो, उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग 13 का नाम क्या है बेटा? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अच्छा बेटा, और क्या पढ़ा बेटा हमने इस स्टैंडर्ड के अंदर? हमने देखा था इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या पढ़ते हैं स्टैंडर्ड के? दो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। पहला ऑब्जेक्टिव हमने ये देखा कि ये स्टैंडर्ड मुझे बताएगा कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं इन्वेस्टमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सेकंड मुझे ये बताएगा डिस्क्लोजर के बारे में, राइट। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर हर एक इन्वेस्टमेंट में लगे हैं कुछ चीजें हैं जो बाहर करी गई हैं। बाहर करा गया है ना स्कोप। चार चीजें बाहर करी गई। एक क्या बाहर करा गया? कह रहे हैं जो आपकी इनकम होती है इन्वेस्टमेंट से। क्यों बाहर करा गया था उसको? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या लगेगा उसके ऊपर? नौ लगेगा। फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज बाहर करा गया। क्यों बाहर करा गया? कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 से पूछेंगे। जो इन्वेस्टमेंट होती है रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान्स की, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की, उसको बाहर करा गया एंटरप्राइजेस की। क्यों बाहर करा गया? कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में डेटा का है। फिर एक चीज और बोल दी, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बैंक्स, पीएफआई, कह रहे हैं इनके ऊपर नहीं लगाएंगे। इन जो फॉर्म करी गई है किसी सेंट्रल एक्ट के अंदर, स्टेट एक्ट के अंदर, कह रहे हैं इनकी कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। अभी भी 1956 लिखा हुआ पेयर टेक्स्ट में, इस वजह से हमने 1956 लिखा है। अदरवाइज अगर आज की डेट में अगर हम देखेंगे प्रैक्टिकली, मैं डेफिनेटली जो करंट कंपनीज एक्ट है उस अकॉर्डिंग देखूंगा बेटा। ठीक है, डन। अच्छा, एक चीज और बोली थी, उसके हमने इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ता है इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में? क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट? ऐसे एसेट्स जो कि हेल्ड करे गए हैं किस पर्पज के लिए? बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ dividend, interest, rental, by way of dividend, interest and rental. Then for capital appreciation. Third one for other similar benefits. और similar benefit कहीं पर भी डिफाइन नहीं करे गए थे, कहीं पर भी नहीं बताए गए अदर सिमिलर बेनिफिट होते क्या है। फिर एसेट जो कि हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होते। सर अब तो हम फंस गए, क्यों? अगर मेरे पास शेयर्स पड़े हैं, डिबेंचर पड़े हैं, कुछ सिक्योरिटीज पड़ी हैं जो हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तूने बेटा बाहर निकाल दिया था घर से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 तो कहता है ये है ही नहीं इन्वेस्टमेंट। कह रहे हैं कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कहता मैं कैसे मान लू, उसको ट्रीट कैसे कर लूं? तो किसने मदद करी थी? आईसीआई ने। आईसीआई क्या कहता, कहते हैं हम आपको गाइड कर रहे हैं। कह रहे हैं आप इसको करंट इन्वेस्टमेंट में डील करके चलोगे। कह रहे हैं जैसे एएस 13 के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट है, आज से इसकी वही जगह होगी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर क्या पड़ा था? लैंड और बिल्डिंग जो आपका इंटेंशन नहीं है अपने ऑपरेशंस के लिए यूज करने का, वो वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। बेसिकली ऐसी लैंड और बिल्डिंग जो आपने जिसके अंदर इन्वेस्ट करा हुआ बेटा किस पर्पज से? फॉर द पर्पस ऑफ रेंटल इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड अदर सिमिलर बेनिफिट्स। खत्म। फिर हमने क्या पढ़ा था? फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। चार तरह से इन्वेस्टमेंट्स को बांटा था। चलो सबसे पहले मुझे मार्केटेबिलिटी के बेस के ऊपर क्या पढ़ा था? मार्केटेबिलिटी में क्या पढ़ा था बेटा? एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट एंड एक्टिव मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक्टिव मार्केट है, एग्जांपल क्या पड़ता है? लिस्टेड कंपनी के शेयर्स। एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, अगला मेरे को बताओ तुम लोग, फिर बेस्ड ऑन नेचर क्या पढ़ा था? बेस्ड ऑन नेचर क्या पढ़ा था? मॉनेटरी अमाउंट रिसीवेबल, मॉनेटरी, और दूसरा क्या था? स्टेक या शेयर होल्डिंग, है ना। मॉनेटरी अमाउंट रिसीवेबल में बेटा क्या पढ़ा था? जहां पर यूजुअली आपकी कुछ इंटरेस्ट पेयरिंग सिक्योरिटीज होती हैं। आपको पता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। इंटरेस्ट बेरिंग क्या है? सिक्योरिटीज है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था? शेयर होल्डिंग, स्टेक। किसी की कंपनी के अंदर आपने पैसे लगाए हैं, इक्विटी के अंदर आपने पैसे लगाए हैं, स्टेक है। ठीक है, वो वाली इन्वेस्टमेंट्स की बात आ गई है, किसी पार्टनरशिप के अंदर पैसा लगाया है। चलो, एक चीज और पढ़ी थी फिजिकल फॉर्म के बेस के ऊपर, बोलो क्या पढ़ा? बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म बोलो क्या पढ़ा था? टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल का क्या एग्जांपल दिया था? जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, है ना, जैसे बिल्डिंग हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, है ना। इंटेंजिबल का क्या एग्जांपल दिया था? शेयर्स, डीमेट की फॉर्म में, सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, है ना, जिसको आप टच नहीं कर सकते, है ना। एग्जांपल दिया, देखो बेटा बॉन्ड ऊपर बैठा पक्के पे, दिया था ना एग्जांपल क्लास में, याद आ रहा होगा।
है ना। ये देखो शेयर क्या उग रहे हैं बेटा, नहीं दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं किसी को, इनटेंजिबल है बेटा, लेकिन शेयर्स हैं तो ना मेरे पास, सोजन गोल्ड बॉन्ड्स है ना। चलो, अच्छा उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा था, होल्डिंग पीरियड के बेस के ऊपर, होल्डिंग पीरियड के बेस के ऊपर बेटा देखो क्या पढ़ा था, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या था, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो करंट नहीं है, फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या था, कह रहे ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि रेडिली क्या है, रिलाइजेबल है, और जहां पर हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि उसको होल्ड करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, एक साल ज्यादा होल्ड करने की हमारी इंटेंशन ही नहीं है। अच्छा इसके बाद हमने क्या चीजें पढ़ी थी सर, इसके बाद आपने ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात करनी शुरू कर दी, जिसके अंदर हमने पहले बात की थी रेकग्निशन एंड मेजरमेंट में। हमने कहा था दो तरीके की आएंगे, एक इनिशियल, दूसरी कौन सी, सबसीक्वेंट। एक कौन सी, इनिशियल, दूसरी सबसीक्वेंट। इनिशियल में हमने क्या कहा था कि भाई क्लासिफिकेशन से फर्क नहीं पड़ता, क्या पड़ा था हिमानी, क्लासिफिकेशन से फर्क नहीं पड़ता, किस पे आता था, चलो हिमानी बता रही है किस पे आता था, सर इनिशियल, ये कॉस्ट पे मेजर होती थी। बढ़िया कॉस्ट पे। अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस पे आएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस पे बेटा, डिपेंड करेगा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, डिपेंड करेगा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे तो ये भी बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, लेकिन 12 से पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं आज। अच्छा मुझे फिर अगला पॉइंट बताओ, अब क्लासिफिकेशन रेलिवेंट नहीं है इतना समझ में आया इनिशियल में, क्या हो सकता है कि मैंने जो है कैश देके, या एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, उस केस में कॉस्ट कैसे निकालोगे, अगर दो वर्ड्स में कहना हो मैं कह सकता हूँ वॉट एवर अमाउंट विच इज पेड और पेबल, वो मेरी कॉस्ट है। एग्जाम्पल क्या दिया था, किसी कंपनी के शेयर्स लिए, एग्जाम्पल में किसी कंपनी के शेयर्स दिए, तो वो तो आएगा, परचेज प्राइस तो आएगा, बट साथ में जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो भी आएगा, एक्विजिशन चार्जेस भी आएंगे। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, शेयर्स जब खरीदे तो मेरे को ब्रोकरेज लगी, वो ब्रोकरेज ऐड करूंगा। मैंने कोई बिल्डिंग ली उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर की सर्विस ली, उसने कुछ कमीशन चार्ज करी, फिर उसके अलावा जब मैंने उसको रजिस्टर कराया तो कुछ स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ी, रजिस्ट्रेशन के कुछ चार्जेस पे करने पड़े, ठीक है। तो वो जितने चार्जेस हैं दैट इज पार्ट ऑफ माय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली, वो एक्विजिशन चार्जेस है, ठीक है। चलो इसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा था कि अगर इन्वेस्टमेंट आपने करी है इन कंसिडरेशन, आपने क्या करा, शेयर दे दिए या अदर सिक्योरिटीज दे दी है, तो जो भी आपने शेयर दिए हैं या सिक्योरिटीज दी हैं उसकी क्या, फेयर वैल्यू। अच्छा कई बार क्या होता है आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है लेकिन कैसे, इन एक्सचेंज ऑफ एन एसेट, अगर एसेट की एक्सचेंज में करें तब क्या करा था, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, और फेयर वैल्यू ऑफ क्या था, इन्वेस्टमेंट्स, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। जो आपने इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी है या जो आपने एसेट बेटा दिया है, जो भी ज्यादा क्लियरली एविडेंट है उसके ऊपर हम करके चलेंगे, राइट। तो यहां तक हमने पढ़ा था, यहां तक ही समझाया था अभी मैंने, इसके बाद वाला जो है अभी बेटा मैंने समझाना है आपको। अच्छा तुम लोग मुझे बताओ पहले जितना समझा चुके हैं अब तक वो मैं लिखवा दूं या आगे का समझा दूं फिर लिख दूं, जैसे तुम लोग कहोगे, जल्दी बोलो बेटा, पहले लिखवा दूं, चलो बच्चे कह रहे हैं सर पहले लिखवा दो, तो बेटा पहले लिखवा देते हैं, बेटा जैसे तुम लोग कहोगे मैं तो वैसे पढ़ा दूंगा बेटा। चलो जी लिखो बेटा फिर आगे, मैंने कोई पॉइंट नंबर तो नहीं डाला था ना इसको, सिक्स के अंदर हमने इसको ए नाम दिया तो इसको बी नाम देना पड़ेगा, दिस इज बी। इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड बाय कंसिडरेशन इन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड बाय कंसिडरेशन इन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, लिखो बेटा इसके नीचे, इफ एनी इन्वेस्टमेंट्स, if any investment has been acquired, if any has investment has been acquired or partly acquired or partly acquired
बाय इशू ऑफ शेयर्स, बाय इशू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, और अदर सिक्योरिटीज, देन एक्विजिशन कॉस्ट इज इक्वल टू, क्या आएगा बोलो, फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इशू। जो भी आपने सिक्योरिटी इशू करी है, शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे, कुछ और इशू करा है, जो भी उसकी फेयर वैल्यू। अच्छा, एक पॉइंट आगे लिखोगे बेटा, जरूरी नहीं है कि फेयर वैल्यू जो है हमेशा क्या हो, नॉमिनल वैल्यू के बराबर। फेयर वैल्यू में, फेयर वैल्यू में, फेयर वैल्यू में नेसेसरली नॉट नेसेसरली बी इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज होल्ड। ठीक है जी, चलो बेटा एग्जाम्पल इसका तो लिखो बेटा, इलुस्ट्रेशन नंबर एस एन कौन सा है ये, 13 है, 13, इलुस्ट्रेशन नंबर एस एन 13। बेटा ये एस एन सीरीज का आपको पता है ना मंदिर बच्चे, आपने ना यही नंबरिंग दे। एक्चुअल में होता क्या है कि मैं ना क्लास के अंदर कुछ एक क्वेश्चन है बेटा जो खुद से लिखवा, ठीक है, मतलब खुद से हम एग्जाम्पल लिखवा के चलेंगे कुछ एक। अब वो ना नंबरिंग यही चलेगी, क्योंकि अगर मैं आपको जब भी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा तो वहां पर मैं क्या करूंगा, जैसे मैं बोल दूंगा इलुस्ट्रेशन नंबर एस एन 13, तो मुझे कि वो सब बच्चों के रजिस्टर में सेम रहे। तो मतलब इससे पहले 12 इलुस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं लिखवा चुका हूं, ठीक है। चलो जी, लिखो बेटा इसके नीचे, इसका नाम ले, चलो मनदीप का नाम ले, मनदीप लिमिटेड, मनदीप लिमिटेड एक्वायर्ड, मनदीप लिमिटेड एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट्स बाय इशूइंग, इन्वेस्टमेंट्स बाय इशूइंग इट्स 2000 शेयर्स, या 20,000 कर दो, 20,000 शेयर्स डीम्ड फुली पेड अप, 20,000 शेयर्स डीम्ड फुली पेड अप, फुल स्टॉप, as on date of acquisition, as on date of acquisition of investment, as on date of acquisition of investment, shares were quoted at, shares were quoted at, बोलो कितना प्राइस लें, तुम बताओ कितना प्राइस लें, अरे कुछ भी बोल दो, कोई भी अमाउंट बोल दो, कितना प्राइस, 500 लो, 500 पर शेयर। बेटा 20,000 शेयर जो है हमने इशू करे एज डीम्ड फुली पेड अप, शेयर्स कोट हो रहे थे उस टाइम पे 500 रुपए पर शेयर, ठीक है। वाइल, वाइल फेस वैल्यू ऑफ शेयर, वाइल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹100 पर शेयर, जो फेस वैल्यू है शेयर की वो सिर्फ 100 रुपए है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या रहेगी ये बताओ, कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी ये बताओ, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर, चलो सॉल्व करो जरा इसको, मुझे बताओ क्या आनी चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बताओ जरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आनी।
आज बेटा निकाला। हाँ जी बच्चों, हो गया। क्या वैल्यू निकाली बताओ जरा मुझे। 1 करोड़ सर। 1 करोड़ कैसे? 100 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया तुमने? क्योंकि सर मेरे को फेस एक्विजिशन। नहीं, हमें क्या देखनी है, फेयर वैल्यू। अगर आज की डेट में बेटा ये 20वां शेयर कोई खरीदने जाएगा तो उसको एक शेयर 500 रुपए के हिसाब से पड़ने वाला है। तो 20,000 मल्टीप्लाई पे क्या करना पड़ेगा, 500। तो यहाँ पर बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करके चलूं तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड। फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड। 20,000 multiplied by 500, this will be equal to 1 crore. फेयर वैल्यू या ऐसे लिखो, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट रेलिवेंट। फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट रेलिवेंट। इजी, इजी है ना? अच्छा बेटा, अगला कंसेप्ट क्या करा था मैं भूल गया। इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ एसेट। तीसरा लिखो, इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फुल और पार्ट ऑफ अनदर एसेट। ठीक है बेटा। अच्छा मुझे तो इसके अंदर क्या होगा, एक्विजिशन कॉस्ट इज इक्वल टू, एक्विजिशन कॉस्ट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप और फेयर वैल्यू ऑफ, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड whichever is, which is more clearly evident, which is more clearly evident। जो ज्यादा क्लियरली एविडेंट है बेटा वो हम लेकर चलेंगे। ठीक है जी। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम क्या लेंगे, इसका एक एग्जांपल लेंगे। लिखो जरा बेटा, इलुस्ट्रेशन नंबर SN 13 14, सॉरी, इलुस्ट्रेशन SN 14 लिखो बेटा। जसदेव लिमिटेड acquired certain investments, Jasdev Limited acquired, Jasdev Limited acquired certain investments, certain investment by handing over, by handing over a part of machinery, by handing over a part of machinery। बेटा मशीनरी का एक हिस्सा जो है वो दे दिया, ठीक है, टू सेलर, and paying, by handing over a part of machinery to seller and paying rupees 37,000 in cash, and paying rupees 37,000 in cash. The written down value, the written down value of machinery, the written down value of machinery was rupees 36,000. The written down value of machinery was rupees 36,000, and realizable value, and realizable value of machine, realizable value of machine at that date, at that date was rupees 15,000। बेटा मैंने वही एग्जांपल लिया जो आपको समझाते टाइम हमने लिया था, बिल्कुल वही वैल्यूज ली है मैंने। ठीक है, आगे लिखो, एक्विजिशन कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट यहां पर कितनी होगी। अब यहाँ पर इसको सोल्यूशन की तरह नहीं लिख रहे, इसको हम नॉर्मल एक इलस्ट्रेशन की तरह बस लिख रहे हैं। एक्विजिशन कॉस्ट बेटा यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर एक्विजिशन कॉस्ट होगी जो फेयर वैल्यू है ऑफ द एसेट गिवन अप, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, जो एसेट बेटा तुम लोगों ने दे दिया, प्लस जो बैलेंस आपने पेड इन कैश है। क्या मैं कह सकता हूं ये मेरी एक्विजिशन कॉस्ट होगी, बैलेंस पेड इन कैश। बोलो क्या इसको मैं एक्विजिशन कॉस्ट बोल सकता हूं?
37,000 पे बेटा मैंने कैश दिए और एक मशीनरी दे दी। अब जो मैंने मशीनरी दी है ना, मैं उसकी क्या लूंगा, फेयर वैल्यू। अच्छा, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है सर, 15,000 रुपए। कितना कैश दिया तुम लोगों ने सर, 37,000 का। टोटल बोलो कितना, 52,000। यानी 52,000 इज द वैल्यू ऑफ द, या इन्वेस्टमेंट, या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एज्यूम कर लेते हैं सेम क्वेश्चन है, एज्यूमिंग सेम केस एज अबव, एज्यूमिंग सेम केस एज अबव, यही वाला केस है। बस इस बार क्या चीज है, इफ यू आर प्रोवाइडेड, इफ यू आर प्रोवाइडेड विद एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपको ऊपर वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, साथ में कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट investment acquired, investment acquired consist of, investment acquired consist of 1,000 shares, 1,000 shares of another company, another company quoted at rupees 49.80 each. Will your answer be different? क्या अब आपका आंसर बेटा डिफरेंट होगा, बस सवाल इतना सर, क्या अब आपका आंसर डिफरेंट होगा, क्या लगता है? ऊपर वाले केस में हमने बताया कि इन्वेस्टमेंट ली जसदेव ने, बदले में एक मशीन दी और कैश दिया। अब मैंने बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये बता दिया कि भाई इन्वेस्टमेंट ली कौन सी है। तो मैंने बताया जी 1,000 शेयर है, और एक शेयर जो है वो कोट हो रहा है 49.80 में, किसी दूसरी कंपनी का शेयर है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट आपने एक्वायर करी है, और 49.80 पे वो कोट हो रहा है इस टाइम पे। क्या लगता है अब आंसर में क्या चेंज आएगा, कोई किसको लगता है चेंज आएगा, किस किस को लग रहा है चेंज होगा अब आंसर? बेटा यस या नो, बेटा कुछ तो बताओ, गलत होगा मैक्स टू मैक्स, कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा, ऑनलाइन में किन बच्चों को लग रहा है, दीक्षा, हिमानी, जसदेव, बेटा क्या लगता है आंसर में चेंज होगा क्या? नो अनमोल, आपको क्या सर, लगता है बेटा आंसर में चेंज होगा? नो सर। नहीं होगा, क्यों बेटा? क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या ये वही केस है जहां पर आपने एक इन्वेस्टमेंट लिया, बदले में आपने एक एसेट दिया है, इन्वेस्टमेंट के बदले में एसेट दिया है, यही हुआ है? और जब एक्सचेंज वाला केस होता है, क्या पढ़ के आए अभी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, और फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप और फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। बेटा मुझे बताओ, अब आपके पास अगर ये दो इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको लगती है कि वो ज्यादा एविडेंट होगी? ये जो शेयर्स कोट हो रहे हैं 49.80 में, ज्यादा एविडेंट है ना, क्योंकि ये जो इसकी जो वैल्यूएशन है मशीनरी की, वो वेरी कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हम सभी डील करते हैं सेकंड हैंड मशीन या इन सब चीजों के अंदर। बेटा मुझे बताओ, या फर्नीचर के अंदर डील करते हैं, सपोज करो बेटा ये फर्नीचर में बेचने आया तुम्हारे पास, आप बेटा मुझे कितने पैसे दोगे मुस्कान इस फर्नीचर के? मेरी बुक्स के अंदर ये 80,000 का है, मेरी चॉइस है ना, जितना मुझे दिखाओ, मेरी बुक्स के अंदर 80,000 का है। हाँ मेरे को बताओ, मेरे को इस फर्नीचर के जितना फर्नीचर यहाँ पर है क्लासरूम में, कितने पैसे दोगे? 1 लाख दे दोगे? बेटा फिर तो डील आपसे ही। हाँ जी बेटा, आप कितने पैसे दोगे? 50,000। कितना बेटा, भाई अंदाजा लगाओ ना। हाँ जी, 55,000, 65,000। बेटा देखो, मेरे को चार बच्चों ने अलग अलग आंसर दे दिए, एक कहता है 50, एक कहता है 1 लाख, एक कहता है 55,000, एक कहता है 65,000, अलग अलग आंसर आए ना। तुमने अपनी अपनी ओपिनियन दी ना, सबका आंसर डिफरेंट हुआ। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये वाली फेयर वैल्यू अब ज्यादा एविडेंट लग रही है, या जो मैं इन्वेस्टमेंट एक्वायर कर रहा हूँ उसकी वैल्यू ज्यादा एविडेंट लग रही है? जो इन्वेस्टमेंट एक्वायर कर रहे हैं, तो यहां तो एक क्या आ गया, पर्सनल ओपिनियन की वजह से चेंज हो गया ना, पर्सनल ओपिनियन की वजह से चेंज हो गया, राइट? चलो, तो आंसर बेटा क्या होगा?
इन गिवन केस समझ आया बेटा? Yes, sir. दीक्षा, हिमानी, Yes, sir. in the given case fair value of the investment is more evident. Fair value of investment is more evident. Therefore same will be taken. Therefore same will be taken as acquisition cost. Therefore same will be taken as acquisition cost. And what will be the acquisition cost? Acquisition cost is equal to fair value of investment. यहां पर fair value of investment होगी in the given case which is equal to 1000 multiply by 49.80 49,800. तो बेटा मेरा अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो आएगी वो 49,800 पे आएगी। ठीक है, चलो ये तो हो गया डिटेल्ड में। अच्छा सर मुझे एक चीज बताओ, सर पेपर में मुझे रिवाइज करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मैं कैसे रिवाइज करूँ? चार्ट्स के थ्रू? पेपर में मुझे ये चीज रिवाइज करनी है क्योंकि पेपर में तो बेटा बहुत ज्यादा सिलेबस है रिवाइज करने के लिए। अच्छा लिखा नहीं अभी? बेटा स्पीड बढ़ाओ लिखने की। चलो आगे, तो एक चार्ट बना लें। इन्वेस्टमेंट कैन बी एक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट कैन बी एक्वायर्ड। अब तीन फॉर्म हो सकते हैं, तीन तरीके से आप इन्वेस्टमेंट को एक्वायर कर सकते हो। पहला बाय पेमेंट, इट कैन बी कैश, इट कैन बी क्रेडिट। बाय इशू ऑफ शेयर्स या फिर अदर सिक्योरिटीज, बाय इशू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। आखिरी बोलना बाय एक्सचेंज ऑफ एसेट। मतलब ऊपर जो तुम्हारा दो पेजों में आया होगा बेटा वो अब यहाँ पे देखना 6 लाइनों में आ जाएगा। और ये चीज बेटा हम हर एक स्टैंडर्ड में करेंगे, मैं हर एक स्टैंडर्ड की जब रिवीजन करवाऊंगा ना तब चार्ट करवाऊंगा, अभी तो मैंने रिवीजन करवाई नहीं है। AS2 के मैंने अभी आपको बेटा क्वेश्चन देने हैं, मैंने आपको घर की प्रैक्टिस के लिए AS2 के क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेटा इस टाइम पे बस मेरा थोड़ी सी प्रायोरिटी पे इस टाइम नवंबर 23 वाले बच्चे हैं, जैसे ही मैं उनसे थोड़ा सा फ्री हो जाऊं कि कुछ एक टेस्ट बनाने पेंडिंग चल रहे हैं वो मैं टेस्ट बना लूं, फिर मैं तुम लोगों का क्वेश्चन बैंक दे के ना 3-4 चैप्टर्स का एक साथ आप, तो फिर हमारा कंटिन्यूटी में मिलते रहेंगे आपको फिर प्रिंट आउट में एक तरफ से। बाकी बुक भी दे देंगे आपको जल्दी, चल रहा है आपकी बुक के ऊपर भी साथ साथ काम चल रहा है। Excuse me, sir. हाँ जी हाँ जी बेटा बोलो। सर जो आपने क्वेश्चन बैंक दिया था उसमें से जो क्वेश्चंस रहते हैं वो करने हाँ हैं बेटा ना? ट्राई कर सकते हो आप, मुझे पता है बेटा उसमें भी ट्राई कर सकते हो। अभी मैं अकाउंटिंग ओके स्टैंडर्ड सर। 2 ना पिक करूंगा आप लोगों के साथ दोबारा से। ठीक है, दोबारा से बेटा हम पिक करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, उसके बहुत क्वेश्चंस करवाने हैं अभी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना है मेरे को उसके अंदर आप अभी। चलो जी इधर आ जाओ। यहाँ क्या आएगा बेटा मुझे बताओ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां पर कैसे निकलेगी? सिंपल सी बात बोले सर, अमाउंट पेड या पेबल, अमाउंट पेड और पेबल, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड ये क्या होगा? परचेज प्राइस, परचेज प्राइस प्लस एक्विजिशन चार्जेस, परचेज प्राइस प्लस एक्विजिशन चार्जेस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है?
अगर शेयर्स आपने इशू करे हैं, कोई सिक्योरिटीज इशू करी है बेटा, तब क्या होगा? तो यहां पर मैं बोलूंगा कि जो हमारी एक्विजिशन कॉस्ट रहेगी वो कितनी रहेगी? इन दिस केस एक्विजिशन कॉस्ट विल बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, तीसरा बताओ, यहां पर आपकी एक्विजिशन कॉस्ट क्या रहेगी? एक्विजिशन कॉस्ट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, सॉरी, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड बेटा, रियली सॉरी, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड whichever is whichever is more evident, whichever is more evident। ठीक है बेटा, डन। अच्छा बेटा, ये ना आज तो नहीं हो पाएगा तुम्हारा राइटिंग वाला पार्ट पूरा, कल हम इसको पूरा कर लेंगे, डोंट वरी। अच्छा, बढ़ू आगे। अच्छा सर, ये फेयर वैल्यू होता क्या है? ये फेयर वैल्यू क्या होता है? लिखो बेटा आगे, फेयर वैल्यू, अमाउंट फॉर विच, अमाउंट फॉर विच an asset could be exchanged, an asset could be exchanged between a knowledgeable, between a knowledgeable willing buyer and knowledgeable willing seller at arm's length price। क्या ये समझाया था मैंने आपको? पर समझाया था ना कि दो नॉलेजेबल लोग, एक जो बेचना चाहता है, एक जो खरीदना चाहता है, उनको पता है कि यार इसकी सही वैल्यू क्या है, उनको पता है इसकी सही वैल्यू क्या है, आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर, मतलब बिना किसी, मतलब समझो कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट या कोई रेफरेंस का बेनिफिट, किसी भी वे में कोई भी हमने अनफेयर नहीं करा है। जितने प्राइस के ऊपर वो बिकना चाहिए नॉर्मली हम उस प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं, अंडर एप्रोप्रिएट, अंडर एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। अब वो सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन में आपको ये ज्यादा कभी यूज होता नजर नहीं आएगा। अंडर एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस मार्केट वैल्यू, मतलब आपको निकालनी पड़े फेयर वैल्यू, ऐसा नहीं होगा। मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू और से नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ फेयर वैल्यू। कह रहे कुछ एक सर्कमस्टांसेस एप्रोप्रिएट ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर आपका मार्केट वैल्यू जो है या एनआरवी जो है वो क्या है, वो फेयर वैल्यू है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है? मार्केट वैल्यू क्या होता है बेटा? फिर मार्केट वैल्यू है बेटा, इट इज द अमाउंट ऑब्टेनेबल, इट इज द अमाउंट ऑब्टेनेबल from sale of investment, it is the amount obtainable from sale of investments in open market, in open market, net of expenses, in open market net of expenses, necessarily to be incurred, necessarily to be incurred on or before disposal। बेसिकली मैं कह रहा हूं वो अमाउंट जो मुझे मिलेगी किसी इन्वेस्टमेंट को बेच के,
लेकिन कौन सी अमाउंट? जो मेरा नेट खर्चा होगा उस इन्वेस्टमेंट को बेचने के लिए। जैसे अगर मैंने कोई शेयर्स बेचे हैं, शेयर्स आज के टाइम में बेटा मैं कोई बेचता हूँ इस टाइम पे, चलो एक लाइव एग्जांपल आपको देते हैं, मैं एक्चुअल में नहीं बेचूंगा, मैं बस फोन पे आपको बताऊंगा, ठीक है? हाँ जी, ऑब्टेनेबल फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटा, ऑब्टेनेबल फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा बेटा, इस टाइम पे मैंने अपना पोर्टफोलियो फोन पे अपने ओपन कर लिया, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरे को इस टाइम पे 2000 का गेन होता नजर आ रहा है यस बैंक, ठीक है? जितने भी शेयर्स हैं 2000 का गेन नजर आ रहा है। मैंने क्लिक कर दिया सेल के ऊपर। जब मैंने सेल के ऊपर क्लिक करा तो नीचे आया एस्टिमेटेड चार्जेस, मैंने एस्टिमेटेड चार्जेस पे क्लिक कर दी, ठीक है? मैं इस टाइम स्क्रीन आपको दिखा नहीं सकता बेटा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? मैं बस आपको वैसे ही समझा रहा हूँ। जब मैं शेयर्स को बेचने जाता हूँ तो मेरे पास इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर आ गया कि एस्टिमेटेड चार्जेस कितने का एक आया, ओके? एस्टिमेटेड, अब मैंने क्वांटिटी डाल दी, मान लो 100 शेयर में बेच देता हूँ। अब मैं एस्टिमेटेड चार्जेस देख, बेटा मेरे पास एस्टिमेटेड चार्जेस आ गए हैं 1.83। 1.83 ब्रोकरेज ये लगा रहे हैं 0.01 की, उसके अलावा 1.82 का ये एक्सटर्नल चार्जेस लगा रहे हैं, कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस लगा रहे हैं, टोटल चार्जेस करके इन्होंने 1.83 इन्होंने लगा दिया, ठीक है? ट्रांजेक्शन चार्जेस लगा रहे हैं मेरे को 0.00335%। मतलब अगर मैं बेचता हूं ये शेयर्स को, 100 शेयर बेच देता हूं, तो बेटा मेरे को क्या होगा, 1.83 काट के जो भी मतलब ग्रॉस अमाउंट बनेगा वो काट के बेटा मुझे क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, ठीक है? चलो मैं क्वांटिटी ऐसा करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। क्वांटिटी मैंने कर दी, जितने मेरे पास शेयर्स पड़े हैं मैंने वो सारी क्वांटिटी लिख दी। मेरे पास बेटा चार्जेस चेंज हो गया, आ गया 22 रुपए। मतलब मेरे को बेचने के बाद जो अमाउंट बचेगा, ठीक है, जो भी अमाउंट बन रहा होगा मल्टीप्लाई करके माइनस करके 22 रुपीज नेट मेरे को उतना मिलेगा। दैट इज समथिंग आई कैन से इज द मार्केट वैल्यू। दैट इज समथिंग विच आई कैन से इज मार्केट वैल्यू। चलो कोई प्रॉपर्टी में बेचने जाता, सपोज करो ये प्रॉपर्टी हम बेच देते हैं। अब मैं ये प्रॉपर्टी अगर बेटा बेचने जाऊंगा तो बेटा मेरे को बेचने के ऊपर भी कुछ खर्चे होंगे ना मेरे के, ट्रांसफर आखिर कराऊंगा, डॉक्यूमेंट तैयार कराऊंगा, प्रॉपर्टी डीलर की सर्विस लूंगा, कमीशन लूंगा, तो मेरे को नेट पे कितना अमाउंट मिल रहा है, कितना अमाउंट ऑफ पेमेंट है, दैट इज द मार्केट वैल्यू। समझ आया? सबको समझ आया? चलो अगला कंसेप्ट बेटा, मुझे आपको ना वैसे तो करवाना है सबसीक्वेंट मेजरमेंट, लेकिन सबसीक्वेंट मेजरमेंट ना मैं आपको बाद में करवाऊंगा। मैं उससे पहले एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। सबसीक्वेंट वाले को हम अलग से ही करेंगे, कल करेंगे सबसीक्वेंट वाले को, ठीक है? आज मेरे को आपको जो करवाना है ना अगला पॉइंट, वो है सबसीक्वेंट मेजरमेंट। और मैं चाह रहा हूँ आप ना सिर्फ समझने पे ध्यान देना, लिखने पे नहीं। पहले समझ लो, कोई बात नहीं, लिखवा मैं दूंगा बेटा, ठीक है? और हम कोई बात नहीं, अगला कोई स्टैंडर्ड थ्योरी वाला रहेगा ना तो हम देख लेंगे, अगर हमें लगा ना कि टाइम ज्यादा लग रहा है क्लास के अंदर लिखने के चक्कर में, हम क्या करेंगे कि मैं ना आपको पहले से ही लिखा हुआ नोट शेयर कर दिया करूंगा और क्लास में मैं समझा दिया करूंगा उसे, ताकि टाइम कटे। लेकिन कुछ ही स्टैंडर्ड बेटा हम ऐसे ही करेंगे। मैंने आपको बता दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने दो जिस तरीके से करा है, 1 हम क्लास में लिखेंगे, सेकंड हमने लिख के करा है, 13 हमने क्लास में लिखते हैं, 11 हम क्लास में लिखते हैं, 12 जो है वो मैं मिक्सचर चलाता हूँ, उसके अंदर मैं आपको चार्ट टाइप बनवा के सीधा क्वेश्चन पे जंप करवा दूंगा, ठीक है? या उसको पूरा ना लिखवा के बड़ा समराइज वे में लिखवाऊंगा मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में क्लास में लिखूंगा ही नहीं, उसको मैंने आपको ना समरी की फॉर्म में करवाऊंगा और बुक से पढ़ाऊंगा, उसका हम एक समरी बनाएंगे, क्योंकि उसको बेटा बुक से पढ़ाने में ही 4 लेक्चर लगते हैं, इतना बड़ा स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, बुक से पढ़ाने में ही बेटा उसको कितने स्टैंडर्ड लगेंगे, कम से कम 5 लेक्चर, सिर्फ बेटेक्स पढ़ने पढ़ने में 5 लेक्चर जाएगा, ठीक है? और क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चंस के लिए उतना बेटेक जरूरी नहीं, तो फिर बड़ी रेलेवेंट सी समरी आपको करवा के ना हम आपको क्या कर देंगे, वो स्टैंडर्ड कंप्लीट करा देंगे। तो स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड वेरी करेगा। अब कुछ एक स्टैंडर्ड है ऐसे जिसके अंदर बेटा मैं मेरे को लिखवाना पड़ेगा क्लास, क्योंकि मुझे पता वो चीज ना कहीं आंसर्स में यूज होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में तुमने देखा ही ना, पैरा नंबर 5 यूज हुआ, पैरा 21 यूज हुआ बेटा, और वो मार्केट वैल्यू वाला पैरा भी यूज हुआ, इन्वेंट्री वाला, रॉ मटेरियल वाला पैरा भी यूज हुआ, हो रहे हैं ना आंसर्स के अंदर पैराग्राफ यूज।
इस वजह से जरूरी है बेटा। लिख रखे होंगे, थोड़ा सा पता होगा लिखते कैसे हैं, तो बेटर आंसर दे पाओगे। इस चीज का फर्क पड़ता है। ठीक है जी, चलें आगे। चलो जी बेटा, अगला पॉइंट हमने जो पढ़ना है वो है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अभी आप लोगों का फोकस सिर्फ समझने पे होना चाहिए, आप लोगों ने ध्यान नहीं देना, मतलब लिखने के ऊपर कोई बच्चा फोकस मत करना कि लिखने बैठा है, ये लिखवाऊंगा सारा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करके चलूँ ना बेटा, आप पहले तो मुझे एग्जांपल दो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? हाँ जी, डिविडेंड, बहुत बढ़िया, और रेंट, इंटरेस्ट, अभी अभी हम पढ़कर आए, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट क्या होते हैं जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वो मेरे लिए क्या है बेटा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। अब वो ये कहता है कि इनकम जो होता है बेसिकली एक तरह से क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको ये चीज पढ़ाई कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इससे डील ही नहीं करता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 तो कहता है भाई 9 से बात करो। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इसके बारे में कुछ बोलता नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर कुछ तो है जो बताया गया, क्या बताया गया और क्यों बताया गया। मैं ना सीधा एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन क्या मतलब एक टाइमलाइन बनाता हूँ और फिर तुम लोग मुझे बताओ। बेटा सपोज करो ये हमारी टाइमलाइन है, ठीक है, ये डेट है हमारी 30 जून 2023 या 2022 पर, फर्क नहीं पड़ता, 2022 कर ली। ये डेट है 30 जून 2022, ये आपकी डेट है 31 दिसंबर 2022, ये आपका है 1 अप्रैल 2022, ये आपका आ गया है अगेन 30 जून 2023, बेटा 23, 1 अप्रैल 2023, थैंक यू बेटा। और यहां पर आ गया 31 मार्च 2024। डेट सबको क्लियर है? ये मेरी डेट्स आ गई रेलिवेंट। अब मैं ना बस आप लोगों को एक चीज कहता हूं, सपोज करो क्या हुआ, हमने ये क्या बाय करा है, ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ना बेटा, ये 12% डिबेंचर, ये इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, 12% डिबेंचर्स हैं। हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स बाय करे हैं। हमने डिबेंचर्स किस दिन बाय करे हैं, इस दिन। ये है मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन, मैंने 1 अप्रैल 2023 को एक्वायर करा, इस दिन एक्वायर करे हैं 12% डिबेंचर, इस दिन एक्वायर करे हैं 12% डिबेंचर। ठीक है बेटा, बस मुझे यहां पर अब इतना तुम लोग बता के चलना। मान लेते हैं इस डिबेंचर की फेस वैल्यू थी 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे फेस वैल्यू, हमने एक्वायर करे हैं एट रुपीज 9 लाख। आपने 9 लाख में एक्वायर करे हैं, 9 लाख में खरीदे हैं, वैसे इनकी फेस वैल्यू 7.5 लाख। डिबेंचर कौन से हैं, 12% डिबेंचर। मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देता हूं, मैं कहता हूं कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है ना, वो आता है 30 जून को और 31 दिसंबर को। हर साल क्या होता है, 30 जून और 31 दिसंबर को क्या मिलता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, जरा सोच के देखना, आपने एक्वायर करा है, अब कलर चेंज कर, आपने एक्वायर करा है इस डेट, पिछला इंटरेस्ट आया होगा इस डेट। सपोज करते हैं बेटा किससे खरीदा मैंने, हर्ष आपसे। बेटा हर्ष से मैंने क्या खरीदे हैं, ये डिबेंचर खरीदे। हर्ष, मैं आपसे डिबेंचर खरीद रहा हूं और बेटा पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। मैंने आपसे डिबेंचर खरीद रहा हूं 1 अप्रैल 2023 की। मेरे को बस इतना था ना, इससे पहले क्या ये डिबेंचर आपके पास थे? क्या 30 जून को आपको इसके ऊपर 7.5 लाख के ऊपर 12% इंटरेस्ट 6 महीने का मिल गया होगा? क्योंकि 6 महीने समझ में आया कैसे ले रहा हूं, क्योंकि इससे पहले इंटरेस्ट कब आया होगा, 31 दिसंबर को आया होगा ना, तो 6 6 महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है हमें। क्या आपको इस 6 महीने का इंटरेस्ट यहां पर मिल गया होगा? कितना इंटरेस्ट मिला होगा जरा कैलकुलेट करके बताना मुझे। 7.5 लाख मल्टीप्लाई में 12% डिवाइड बाई 2, 45,000 पे, 45,000 आ रहा है ना। क्या 45,000 का इंटरेस्ट आपको बेटा मिल गया होगा? मुझे बस इतना था ना, क्या आपको यहां पर फिर से 45,000 का इंटरेस्ट मिल गया होगा? इस बार कौन से पीरियड का, 1 जुलाई 22 से लेके 31 दिसंबर 22 तक का, 6 महीने का, राइट। अब आपने क्या करा, मैंने आपसे इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल को खरीद ली, आपने बेच दी। मुझे बस इतना बताना, ये जो 3 मंथ्स हैं,
सारे बच्चे आंसर देंगे, ठीक है, हर्ष ने तो देना ही है, लेकिन बाकी सारे बच्चे भी आंसर देंगे। ये जो 3 महीने हैं, क्या इन 3 महीने का इंटरेस्ट आपको 1 अप्रैल को मिलेगा? इन 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो कब मिल रहा होगा? वो मिल रहा होगा 30 जून को जाकर। और उस टाइम पे तो होल्डर मैं था, उस टाइम पे तो डिबेंचर मेरे पास थे। तो कंपनी इंटरेस्ट अगर देगी, कंपनी तो मुझे इंटरेस्ट देगी, तो आपको क्यों देगी? लेकिन जरा एक चीज सोच के देखना, क्या मेरे पास जो डिबेंचर रहे हैं वो सिर्फ 3 महीने रहे हैं? क्या मेरा जो हक है इस इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, वो 1 अप्रैल से बनता है, या मेरा हक 31 दिसंबर से बनता है? 1 अप्रैल से, क्योंकि आप क्या कहोगे भाई 3 महीने का इंटरेस्ट है मेरा है। अच्छा मुझे तो, मैंने आपसे बेटा इन्वेस्टमेंट खरीदी, आप मेरे से क्या इंटरेस्ट लोगे नहीं लोगे? मेरे से इंटरेस्ट लोगे बेटा? है? नहीं, मेरे से इंटरेस्ट लोगे? बोलो बेटा, लोगे इंटरेस्ट मेरे से? हाँ या ना? यस बोल रहे हो ना बोल रहे हो? हाँ, मैंने 1 अप्रैल को आपसे इन्वेस्टमेंट बाय करी, क्या आप मेरे से इंटरेस्ट लोगे? आप लोगे बेटा इंटरेस्ट मेरे से? मुस्कान तो कह रही सर मैं तो इंटरेस्ट लेना लेना है। अच्छा कौन कौन बच्चा कह रहा है कि सर हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे? हैंड रेस करो बेटा, जो जो बच्चा कह रहा है कि सर हम तो आपसे 1 अप्रैल को इंटरेस्ट लेंगे। अरे बोलो सर ना। नहीं लेंगे। दीक्षा कह रही है सर मैं तो इंटरेस्ट लूंगी, मुस्कान ने बोल दिया इंटरेस्ट लोगे, हाँ जी। जसदेव आप क्या कहते हो, नहीं लोगे इंटरेस्ट मेरे से? नो सर। सर आपको नहीं। सेल की है इसलिए नहीं लेंगे। अच्छा मेरे से इंटरेस्ट नहीं लोगे, अच्छा जस बेटा क्या कह रहे हो आपको? आपको सेल की है इसलिए हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ये तो अच्छा आप आपने ऑनर्स। आप मेरे से इंटरेस्ट नहीं लोगे? अच्छा नो अगर सर। किसी और को सेल करा होता तब इंटरेस्ट ले लेते बेटा? नो सर। अच्छा इंटरेस्ट आप लोगे ही नहीं, चलो बेटा। हाँ जी, आप क्या कहते हो हिमानी? सर लूंगी इंटरेस्ट तो। तो बेटा मेरे से भी इंटरेस्ट लोगे आप? सर कंपनी अगर देगी तो इंटरेस्ट लेगी, पर अगर अगर हम किसी को सेल करते हैं फिर तो हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना। आप कह रहे हो इंटरेस्ट नहीं लोगे, चलो करते हैं बेटा बात। हाँ जी फेस टू फेस जल्दी बोलो बेटा, रैशनली सोचो थोड़ा सा। आप कह रहे हो नहीं लोगे इंटरेस्ट मेरे से, आप भी मना कर रहे हो? आप कह रहे हो लेना बनता है लेकिन कंपनी से लेंगे, अच्छा आप क्या कहते हो? कंपनी देगी। अरे नमूनो, मेरे को बस एक चीज बताओ, बेशक तुमने अभी कंपनी लॉ पढ़ा नहीं पढ़ा, जिस भी कंपनी के डिबेंचर है, जो बच्चे कह रहे हैं सर मेरे से इंटरेस्ट लेंगे, बेटा आप ठीक जा रहे हो। जो बच्चे कह रहे हैं सर आपको आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, गलत बोल रहे हैं। या जो कह रहे हैं कंपनी से इंटरेस्ट लेंगे, वो गलत बोल रहे हैं। क्यों? बेटा 1 अप्रैल को जब मैंने आपसे इन्वेस्टमेंट बाय कर ली, डिबेंचर होल्डर तो मैं हो गया। डिबेंचर कभी ना कभी तो पढ़ रखा होगा ना अब तक, डिबेंचर होल्डर मैं हो गया। मुझे तो कंपनी इंटरेस्ट किसको देगी? मुझे देगी, तुम्हें देगी? जब ड्यू डेट आएगी 30 जून को, कंपनी का ये कहाँ गए डिबेंचर होल्डर, कहाँ गए ढूंढने बैठी, उनको मैं मिल गया। कहते अच्छा आपके पास है डिबेंचर, कह रहे ये लो जी इंटरेस्ट। कंपनी मेरे को 6 महीने का इंटरेस्ट देगी, तुम्हें थोड़ा देगी इंटरेस्ट, तुम्हें किस बात का इंटरेस्ट? 30 जून को तो डिबेंचर मेरे पास पड़े हैं, तो कंपनी मुझे आके इंटरेस्ट देगी। तुम्हें क्यों इंटरेस्ट देगी? तुम्हें किस बात का इंटरेस्ट देगी? डिबेंचर होल्डर हो उस टाइम में तुम। फिर लेकिन प्रैक्टिकली चीज सोच के देखना जरा, क्या ये वाले जो 3 मंथ्स हैं, 1 अप्रैल से 30 जून, इस टाइम पे क्या मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी? क्या इसका इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए? क्या इसका इंटरेस्ट एक्रू भी बाद में हो रहा है? 1 अप्रैल के बाद ही इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है ना, इसके बाद ही अर्न हो रहा है, और मिलेगा भी अब एक्विजिशन के बाद। इस पे पूरा का पूरा हक मेरा है। सोच के बताना इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, क्या ये मेरी इनकम बनना चाहिए? तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये P&L के अंदर क्रेडिट होगा, ये वाले टाइम का इंटरेस्ट, 3 महीने का इंटरेस्ट 22,500 आएगा। 22,500 बेटा मेरे अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मेरी इनकम बनना चाहिए, P&L क्रेडिट होना चाहिए। बेटा ये वाली जो इनकम है ना, इसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन इनकम। इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट एक्विजिशन इनकम, यानी एक्वायर करने के बाद जो इनकम हुई है, ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन। अच्छा प्री और पोस्ट का मतलब समझते हो ना तुम लोग? प्रीपेड पोस्ट पेड। प्रीपेड के अंदर क्या होता है?
तुमने पहले पैसा दे दिया, है ना। प्री का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्रायर। प्री का मतलब क्या होता है, पहले का। ठीक है, प्रीपेड पहले से पे कर दिया, पोस्ट पेड बाद में पे करिए। प्री एक्विजिशन, एक्विजिशन से पहले का। पोस्ट एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद का। इसके पहले वाला जो इंटरेस्ट है, क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट या प्री एक्विजिशन इनकम। जरा सोच के देखना बेटा, हर्ष और बाकी बच्चे भी, बेटा क्या 3 महीने ये जो है इसका इंटरेस्ट 22,500, क्या तुम छोड़ दोगे? तुम लोग कहोगे ना जब मैं तुमसे इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा, क्या तुम लोग ये नहीं बोलोगे मुझे, कहते सर आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी 1 अप्रैल को, आपको ठीक है 3 महीने का इंटरेस्ट आप ले लेना, आपको तो कंपनी 6 महीने का इंटरेस्ट देगी ना। कहते हैं मेरे को तो दो मेरे 3 महीने का इंटरेस्ट, ये 3 महीने का इंटरेस्ट तो मेरे को कंपनी भी देती ना अगर मैं आपको ना बेचता। अगर मैं होल्ड करके रखूं 30 जून तक, मेरे को 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने कहा मैंने होल्ड करके रखा है 31 दिसंबर तक, तो मेरे को इसका इंटरेस्ट चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट मांग ली। अब आप मुझे बताओ बेटा, क्या आप इंटरेस्ट नहीं मांगोगे? एज अ रैशनल इन्वेस्टर क्या आप ये नहीं कहोगे कि इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए? तो बेटा बेसिकली होता क्या है, हम मान के चलते हैं कि आपने जो इंटरेस्ट है, हम मान के चलेंगे वो ना इंक्लूडेड है। हम मान के चलेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हमारे केस में हम मान लेंगे कि ये जो 9 लाख रुपए आप बेटा मेरे से ले रहे हो ना, इस 9 लाख के अंदर देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्स इंटरेस्ट, एक होता है कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट क्या होता है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब यहां पर कुछ दे नहीं रखा, मैं मान लेता हूं कि इस 9 लाख के अंदर इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूडेड है। हम मान लेते हैं इस 9 लाख के अंदर क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। यानी इस 9 लाख के अंदर हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो 22,500 जो है ना, वो किस चीज का है, इंटरेस्ट का, जो आपने मेरे से लिया। इंटरेस्ट का है जो आपने बेटा मेरे से लिया। ये इंटरेस्ट क्या मुझे बाद में रिकवर हो जाएगा, ये इंटरेस्ट क्या मुझे बाद में रिकवर हो जाएगा। लेकिन एक बार तो मेरी जेब से 9 लाख रुपए जा रहे हैं ना, ये जो इंटरेस्ट है मेरे को अगर बाद में मिल भी रहा है, क्या ये मेरी इनकम है? क्या मैं इसको अपनी इनकम बोल सकता हूं? मेरे पास उस टाइम इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी, जिस टाइम पीरियड का ये इंटरेस्ट है उस टाइम तो मैं इस इन्वेस्टमेंट का होल्डर भी नहीं था, मैं ओनर भी नहीं था। तो भाई मैं अपनी इनकम क्यों मानूं इसको, मैं अपने पीएनएल के अंदर क्यों क्रेडिट करूं, मैं अपनी इनकम क्यों काउंट करूं इसको? क्या ये मेरी इनकम है? नहीं है। ये इनकम आपकी थी हर्ष, ये इनकम बेटा आप बच्चों की थी, मेरी इनकम नहीं थी। लेकिन मैंने आपको इंटरेस्ट दिया, और कहीं ना कहीं अगर सोच के देखो, 30 जून को तो तुम्हें 45,000 मिलेंगे ना, 30 जून को मुझे तो 45,000 मिलेंगे। मैं कह सकता हूं इस 45,000 के दो हिस्से हैं, एक 22,500 तो वो है जो मेरा पीएनएल का है, जो मेरा इंटरेस्ट था जिसपे मेरा ही हक था। लेकिन पिछला 22,500 ऐसा है जिसपे हक तुम्हारा था, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी पे कर चुका हूं। और कहीं ना कहीं अगर मैंने तुम्हें ये पे कर दिया होगा इन्वेस्टमेंट खरीदते टाइम, क्या ये कहीं ना कहीं रिकवरी हो रही है मेरे को कॉस्ट की? एक तरीके से मेरी कॉस्ट की रिकवरी हो रही है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे को जो कॉस्ट पड़ी है वो 9 लाख नहीं पड़ी, क्योंकि ये 22,500 तो मेरे को वापस आएगा। इस 22,500 को मैं माइनस कर दूं, आइडियली ये होना चाहिए। अगर मैं पूछूं भाई कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, मेरे को कॉस्ट कितनी की पड़ी, तुम लोग ये कहोगे ना भाई ठीक है ना 9 लाख रुपए दिए, लेकिन 9 लाख में से 22,500 वापस भी तो आ रहा है, 9 लाख में से 22,500 वापस भी तो आ रहा है। अब ये वाला 22,500 मत कंसीडर कर लेना, मैं इस वाले 22,500 की बात कर रहा हूँ जिसपे तुम्हारा हक था। तो तुम्हारी जेब से अल्टीमेटली गया कितना, नेट कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंट 877,500, 877,500 कह सकता हूं दिस इज द अमाउंट जो मेरी कॉस्ट पड़ी। बस बेटा यहीं से कंक्लूजन निकल गया। जो आपकी प्री एक्विजिशन इनकम होती है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इट विल बी क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, एक चैप्टर उठा दिया जिसका मुझे बड़ा खेद है। एक चैप्टर आपके बेटा सिलेबस में होता था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करके, सी इंटर लेवल पे नवंबर 23 तक है, ग्रुप 1 में होता था। आपके इंस्टीट्यूट ने वो चैप्टर ही उड़ा दिया, जबकि वो चैप्टर उड़ाना नहीं चाहिए। ना उन्होंने वो चैप्टर फाउंडेशन में रखा, ना इंटर में रखा, फाइनल में तो है ही। मेरे को मतलब एज अ फैकल्टी में कहूँ या एज अ समझो प्रोफेशनल में कहूँ, मुझे लगता है कि वो चैप्टर हमारे सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए था। क्यों हटाया गया मैं नहीं जानता, रीजन आई से जानता है बेटर, बट उसके अंदर हम इसकी काउंटिंग भी करके चलते हैं।
अभी हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं हम पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे कि हाँ जी इसको कॉस्ट ऑफ क्रेडिट के अंदर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करके चलेंगे। बेसिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर आप क्रेडिट कर देते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाती है, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की कम हो जाती है। ठीक है बेटा, समझ आया? और क्यों ऐसा कर रहे हैं वो भी समझ में आया, क्योंकि ये मेरी इस साल की इनकम है नहीं, तो इसको P&L में ले जाना गलत है, इस 22,500 को अपने इनकम के अंदर ले जाना, इंक्लूड करना गलत। एक तरह से ये रिकवरी है, जो तुम्हारी कॉस्ट पड़ी है उसकी क्या है बेटा, रिकवरी है। अब उसकी ये रिकवरी है जो तुम्हें कॉस्ट पड़ी है, बस उसको मुझे क्या करना है बेटा, माइनस कर दिया। मैंने कहा मेरे को तो भी नेट कॉस्ट इतने की पड़ी। ठीक है बेटा, और जो पोस्ट एक्विजिशन की है, अब इसके बाद वाला जो भी इंटरेस्ट रहेगा, यहां पर 45,000 मिला, ये 45,000 क्या है, P&L में जाएगा, इनकम है मेरी, क्रेडिट होगा P&L के अंदर। बस इससे पहले का कोई इंटरेस्ट है, इससे पहले की कोई इनकम है। अब ये मैंने आपको इंटरेस्ट के लिए बताया, सेम इज फॉर द डिविडेंड एज वेल। अगर मान लो 31 मार्च 23 फॉर दिस ईयर डिविडेंड मिला, आपने एक्विजिशन करी है 1 अप्रैल को, अब आपने जो 1 अप्रैल नहीं से आपने एक्विजिशन करी से 30 जून को इस पर, लेकिन डिविडेंड जो मिला है मान लेते हैं अगस्त में जाके मिला है पिछले साल का, वो डिविडेंड जो है वो आपका डिविडेंड नहीं है, वो डिविडेंड तो पिछले साल वाला है, फाइनल डिविडेंड है, पिछले साल का डिविडेंड है जो इस साल मिल रहा है। लेकिन जिस शेयर होल्डर से आपने शेयर बाय करे, अब वो शेयर होल्डर नहीं रहा, आप बन गए हो शेयर होल्डर। तो जरा सोच के बताना, एज अ रैशनल शेयर होल्डर वो कहेगा या नहीं कहेगा कि भाई डिविडेंड जो मिलेगा वो मेरा होना चाहिए भाई, कहेगा ना? तो वो जो डिविडेंड है वो भी तो प्री एक्विजिशन इनकम ही है ना, वो जो डिविडेंड मिल रहा है वो भी तो प्री एक्विजिशन इनकम है। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर मान लो कोई इंटरम डिविडेंड मिलता है, वो मेरा डिविडेंड है, उस पर मेरा हक। ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई डिविडेंड मिल रहा है उस पर मेरा हक है, वो पोस्ट एक्विजिशन है। लेकिन उससे पहले वाला कोई डिविडेंड है वो तो प्री है ना बेटा, उससे पहले वाला कोई डिविडेंड डिक्लेयर करा गया वो तो प्री है। समझ आएगा? तो सेम ट्रीटमेंट करेंगे वहां पर। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड P&L में क्रेडिट हो जाएगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड कॉस्ट में से कम हो जाएगा, जो भी शेयर की कॉस्ट आएगी। ठीक है जी, तो बेटा ये चीजों को लिखवाऊंगा, मुझे है कि आना मैं समझाने वाला पार्ट मैक्सिमम कवर कर दूं, फिर लिखना ही है सर। चलो बड़े अगले कंसेप्ट की तरफ। मेरे को बेटा मुझे तो क्या प्री और पोस्ट समझ में आ गया सभी को, प्री एक्विजिशन इनकम और पोस्ट एक्विजिशन इनकम। तो बेटा अब ये वाला कंसेप्ट AS13 में क्यों दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी प्री एक्विजिशन इनकम है तो उससे आपको कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है। ड्यू टू दिस रीजन AS13 के अंदर इस बारे में बात करी गई, AS13 में इस वजह से इस बारे में बात करी गई। ठीक है, अदरवाइज इसको डील कैसे करते हैं वो आपको मेनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 ही बताता है। मेनली जो है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा बताएगा, 9 ही बताएगा। डन बेटा, बेटा जस्ट 2 मिनट देंगे मुझे, पानी पी लूं।
चलें? अच्छा बेटा, अब मुझे आप लोगों से बात करनी है। मैंने ना दो टर्म्स आप लोगों ने शायद सुन रखी होगी, एक होता है बोनस शेयर्स और एक होता है राइट शेयर्स। मुझे कोई भी बच्चा इन दोनों का डिफरेंस बता सकता है? आज मैं और कुछ नहीं लिखवा रहा, आज मैं सिर्फ समझा रहा हूं। आज हम स्टैंडर्ड को समझा के खत्म कर देंगे, ठीक है? मेरे पास है अभी 20 मिनट तो है कम से कम। स्टैंडर्ड समझा के हम खत्म कर देंगे, फिर लिखने वाला काम रह जाएगा। अच्छा, बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स के बारे में बता सकता है कोई बच्चा मुझे? बता सकता? हाँ बताओ। हाँ जी, फ्री में मिलते हैं, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे से कोई पैसा नहीं लोगे आप। आपकी कंपनी के शेयर है मेरे पास, आप मेरे को कह रहे हो सर मैं आपको और शेयर दे रहा हूँ लेकिन आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा, यही बोल रहे हो? अच्छा, राइट शेयर्स क्या हो? थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो राइट शेयर्स के बारे में? मैं यहाँ पर एक वर्ड सुनना चाह रहा हूँ। क्या बोले बेटा? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा मनदीप, बहुत अच्छे। सुनो बेटा, बहुत अच्छे बेटा मनदीप, बहुत बढ़िया आंसर दिया। अच्छा बेटा, बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बेटा एक कंपनी जो है उसके पास क्या है, सरप्लस प्रॉफिट्स है, सरप्लस रिजर्व पड़े हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिजर्व पड़े हुए हैं। तो वो क्या कर सकती है, वो ना कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करती है। बेसिकली प्रॉफिट्स में से क्या कर देती है, बोनस डिक्लेयर कर देती है। प्रॉफिट्स में से क्या कर देती है, बोनस डिक्लेयर कर देती है। मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं क्या, रियल लाइफ एग्जांपल। बेटा मैंने 2016 के अंदर पहला शेयर लिया था रिलायंस इंडस्ट्रीज का। एक शेयर उस टाइम में मुझे 1100 कुछ रुपए का पड़ा था, 1150 रुपए का शायद शेयर पड़ा, ठीक है? हुआ क्या, मैंने इस शेयर को होल्ड करके रखा। 2018 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोनस शेयर इशू करे, तो उन्होंने कहा हम 1:1 की रेशियो में बोनस शेयर इशू कर रहे हैं। बोनस शेयर उन्होंने इशू करे, तो हुआ क्या कि मेरा पास मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर, जो मैंने कल आपको स्क्रीन दिखाई थी, पोर्टफोलियो दिखाया था बेटा, वो डीमेट अकाउंट होता है। मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर रिलायंस के शेयर दिखने लग गए दो। प्राइस आ रहा टोटल 1150, लेकिन एवरेज आ गई 500। इसको दो से डिवाइड कर लो, वो मेरी एवरेज आ गई 575। पहली मेरी एवरेज आ रही थी 1150 रुपए की, कि एक शेयर मेरे को 1150 का पड़ा। अब मेरी एवरेज आ गई 575 पे और मेरे शेयर हो गए तो मेरी टोटल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू शेयर की 1150। बेटा क्यों फर्क पड़ेगा? मेरी जेब से क्या कुछ गया, लेकिन मेरे को शेयर मिल गया। यही तो है बोनस, यही तो बोनस है। हम शेयर होल्डर को बोलते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कि भाई हम तुम्हें और शेयर दे रहे हैं, तुमसे कोई पैसा नहीं लेंगे। हम तुम्हें और शेयर दे रहे हैं लेकिन तुमसे कोई पैसा नहीं लेंगे। होता क्या है कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, मेरी एवरेज कॉस्ट पर शेयर कम हो जाएगी, लेकिन मेरी टोटल कॉस्ट सेम रहेगी, जो भी रेशियो रहेगी। अब बोनस शेयर्स बेटा अगर मेरे पास आ रहे हैं, हम तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की बात करके चल रहे हैं ना, अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट की बात करके चल रहे हैं। जरा सोच के बताओ मुझे अपनी बुक्स के अंदर क्या करना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसकी कॉस्ट कितनी, बोलो कॉस्ट कितनी होगी? हाँ, बोनस शेयर्स की कॉस्ट कितनी होगी मेरे लिए? जीरो बेटा। 575 क्यों बेटा जीरो? मेरी जेब से तो कुछ गया नहीं, मैं बोनस शेयर्स की कॉस्ट पूछ रहा हूँ। बोनस शेयर्स की कॉस्ट तो बेटा मेरे लिए जीरो। यस या नो? अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं कोई जनरल एंट्री पास करूंगा? जनरल एंट्री करूंगा? चलो जनरल एंट्री करते हैं। अमाउंट क्या डालो? जीरो। अमाउंट जीरो, तो एंट्री करेंगे बेटा? जब अमाउंट ही जीरो है तो एंट्री कैसे कर देंगे? तो बेटा मैं बोनस शेयर्स के लिए कोई भी एंट्री नहीं करूंगा। मैं अपनी बुक्स के अंदर बोनस शेयर्स के लिए कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस होगा क्या, मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इंक्रीज करने हैं, बस। ठीक है, मैं नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करूंगा। मैं वही कह रहा हूं, इनको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग साथ में देना चाहिए था, या मर्ज कर देते दोनों टॉपिक को। अब जब हम इसका अकाउंटिंग करते हैं ना, हम पता है कैसे करते हैं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं बेटा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर यहाँ पर एक कॉलम होता है नंबर का, एक कॉलम होता है कॉस्ट का, एक कॉलम होता है डिविडेंड का। यहां पर हम लिख देते हैं टू बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स के अंदर बस यहां नंबर में जाकर हम लिख देंगे, कॉस्ट में जीरो आ जाए। इस तरीके से हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन ये अब आपके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, कॉस्ट जीरो होगी, खत्म। बस इतना काम था बोनस के अंदर। अच्छा, राइट शेयर्स के अंदर क्या होता है बेटा? बेटा देखो, एक कंपनी को पैसों की जरूरत है। एक कंपनी को क्या है, पैसों की जरूरत।
अब कंपनी अगर पैसों की जरूरत है बेटा, कैसे पैसे रेज कर सकती है? शेयर्स पब्लिक को इशू करके। एक कंपनी है, मान लेते हैं वो पब्लिक ऑफर लेकर आई, आईपीओ लेकर आई। अब थोड़े टाइम बाद कंपनी को लगा नहीं यार और पैसे चाहिए। कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी को बेटा दो ऑप्शन होते हैं, अगर शेयर्स के थ्रू रेज करना चाह रही है पैसा, शेयर्स इशू करके। पहला ऑप्शन होता है कि वो एफपीओ लेकर आ जाए, यानी फर्दर पब्लिक ऑफर लेकर आ जाए। वो कहे कि हम जी और शेयर इशू करना चाह रहे हैं, हम जो है 2 करोड़ और शेयर इशू करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ये है। लेकिन बेटा जब एफपीओ की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर कॉम्प्लाइंसेस ज्यादा है, सेबी की रेगुलेशन ज्यादा है, सेबी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो ज्यादा है। आपको क्या करना पड़ेगा? डीएचआरपी बनाओगे, ठीक है, उसके बाद आप सेबी का अप्रूवल लोगे, टाइम लगेगा। आपको पैसा थोड़ा जल्दी चाहिए, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग टास्क हो जाएगा। आपको थोड़ा पैसा भी जल्दी चाहिए, प्लस इसके अंदर कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। तो आप पता क्या सोचते हो? आप कहते हो यार हमारे पास ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग द शेयर्स टू द न्यू शेयर होल्डर्स। क्योंकि जब जब एफपीओ आएगा बेटा, अगर आप सोच के देखो, शेयर होल्डिंग कम होगी। मेरे पास परसेंटेज में अगर बात करके चले, मान लेते हैं बेटा एक कंपनी है जिसके 10,000 शेयर है, तो सिंप्लिसिटी के लिए इतने कम शेयर है। मेरे पास उस कंपनी के कितने शेयर हैं? 1,000। कंपनी ने क्या करा? कंपनी कहती है जी हम तो और शेयर इशू कर रहे हैं, राइट, हम और शेयर इशू करना चाह रहे हैं, पब्लिक में और शेयर लेकर आना चाह रहे हैं। मैंने मानो नहीं खरीदे, या मैंने अप्लाई किया, मेरे को मिले नहीं, 1,000 शेयर ही रहे मेरे पास, लेकिन कंपनी के मानो टोटल शेयर हो गए 15,000। बेटा मेरे पास पहले 10% शेयर थे, क्या अब मेरे पास 10% शेयर थे उससे कम रह गए? मेरी शेयर होल्डिंग गिर गई, मेरी शेयर होल्डिंग गिर गई ना। तो कंपनी पता क्या कहती है? कंपनी कहते हैं शेयर होल्डर आपने नाराज नहीं होना, हमें और पैसा चाहिए, हम पहला मौका तुम्हें दे। कह रहे हैं इस टाइम में मार्केट में जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो 80 रुपए का चल रहा है, हम आपको कह रहे हैं कि तुम ना 60 रुपए में हमसे शेयर खरीद सकते हो। तो तुम्हारे पास कितने शेयर हैं? उसके बेस के ऊपर हमने एक ऑफर कर दिया कि अगर तुम्हारे पास 5 शेयर हैं, तो हर 5 शेयर के बदले में हम तुम्हें 3 राइट शेयर का ऑप्शन दे रहे हैं। मतलब जिसके पास 5 शेयर है, हर 5 शेयर के बदले में आप 3 शेयर खरीद सकते हो। किस प्राइस के ऊपर? 60 रुपए के हिसाब से ऑप्शन दिया है। जरूरी नहीं है कि आप खरीदोगे खरीदोगे। अब मैं तो इन्वेस्टर हूं, मैं तो इन्वेस्टर हूं, तो यहां पर बेटा मेरे पास ना 3 ऑप्शन होते हैं। एज अ इन्वेस्टर मेरे पास यहां पर बेटा 3 ऑप्शन होंगे राइट शेयर्स के केस में। पहला ऑप्शन होता है कि मैं क्या कर दूं? सब्सक्राइब कर दूं। मुझे लग रहा है यार कंपनी बड़ी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली भी ठीक लग रही है कंपनी, ठीक है, कंपनी का सेल भी अच्छी जा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह सब ठीक है, मेरे को कंपनी में कोई दिक्कत नहीं लग रही, मेरे को लग रहा है अच्छी बात है ना, मार्केट प्राइस से कम में मिल रहा है, मेरे को और लेनी थे शेयर, तो मैं कंपनी से और ले लेता हूं। मैंने क्या कर दिया? शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर दिया। मैंने क्या कर दिया? शेयर्स के लिए क्या कर दिया? सब्सक्राइब कर दिया। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं इनको रिनाउंस करूं। मैं कह रहा हूं मुझे शेयर्स नहीं चाहिए। मेरे पास बेटा आयुष आया, आयुष कहता सर मुझे शेयर चाहिए इस कंपनी के, ठीक है। कंपनी ने क्या करा? राइट शेयर निकाला है, मैं तो अप्लाई कर नहीं सकता, देख लो मार्केट में अभी 80 का शेयर मिल रहा है सर, मेरे को कॉस्टली पड़ जाएगा, आप मेरे को दे दो। मेरे को बेटा ये जो राइट मिला है ना, कि मैं बाय कर सकता हूं, मैं इस राइट को रिनाउंस कर सकता हूं, यानी बेच सकता हूं। अब यहां पर देखो दो चीजें, मैंने कहा चल यार आयुष तेरे को चाहिए ना, चल मेरे को तेरे से कोई पैसे चाहिए नहीं, मैंने रिनाउंस कर दिए शेयर्स, राइट जो है वो रिनाउंस कर दिए, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मैं इसकी कोई भी काउंटिंग नहीं करूँ, नो काउंटिंग। लेकिन मैंने कहा ठीक है भाई मेरे से ले लो पैसे, मैंने आपको राइट अनाउंस कर दिया, बेच दिया राइट। मैंने आपको बोला कि भाई मेरे को लेकिन हर एक राइट शेयर के लिए कितने रुपए चाहिए? 5 रुपए चाहिए, 5 पर राइट, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ बेटा, अगर मान लो 100 शेयर थे, 1,000 शेयर थे, 5 मतलब 3 शेयर मिल रहे थे हर किसी के बदले, तो 600 राइट थे। 600 के 600 राइट जो है मैंने क्या कर दिया? आयुष को बेच दिए। कितने रुपए के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से 3,000 पे राइट बेच दिए। अब आयुष पर के लिए कॉस्ट क्या होगी जरा सोच के तो। आयुष के लिए कॉस्ट पड़ी, एक तो ये 5 रुपए पर शेयर जो आयुष मुझे दे रहा है ना, जो मैंने ये राइट बेचा है, ये एक तो ये कॉस्ट हुई। उसके अलावा कंपनी को भी तो देगा ना 60 रुपए, तो 600 इंटू 60, 36,000 रुपए कंपनी को भी देगा।
तो टोटल कह सकते हैं कि आयुष को जो शेयर शेयर पड़े वो 39,000 के पड़े, और आयुष का भी फायदा ही हुआ है क्योंकि 65 में पड़ा उसको शेयर, मार्केट में तो 80 पे चल रहा था, मार्केट में तो 80 पे चल रहा था। आयुष को बेटा कितने में पड़ गया, 65 में पड़ गया शेयर एक। समझ आया बेटा क्या हुआ? ये होता है बेटा राइट शेयर्स के अंदर, कि राइट शेयर्स के अंदर कंपनी क्या करती है, कंपनी गिव द existing shareholder an option to write the share to subscribe for the shares of the company at a price which is lower than the market price, at a price which is lower than the market price, या डिस्काउंट पे वो ऑफर कर देती है। अब वो डिस्काउंट पे बेटा जब वो ऑफर करती है तो क्या होता है, अब मेरे पास ऑप्शन है, मेरे को कंपनी के फंडामेंटली ठीक नहीं लग रहे, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने किसी को राइट बेचे, ना मैंने खुद लिए, ना मैंने खुद सब्सक्राइब करे, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, मैंने क्या करा, राइट सब्सक्राइब कर लिया। अब ये भी तो हो सकता है कि मैं सारे राइट ना सब्सक्राइब करे हूं, मैंने कितने राइट सब्सक्राइब करे, मेरे पास 600 शेयर्स का ऑप्शन था, मैंने कहा भाई मेरे को तो 400 ही चाहिए, मेरे को तो 200 ही चाहिए, तो मैं 200 कर सकता हूँ, बाकी 400 मैं बेचना चाहता हूँ, मैं बेच दूंगा राइट, बाकी 400 मैंने आयुष को बेच दिए बेटा 5 रुपए के हिसाब से। दूसरा क्या है, मैंने रिनाउंस करे हैं लेकिन कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, मैंने कहा आयुष भाई मैं तेरे से पैसे लूंगा, मैंने कहा आयुष आपसे ना पैसे ले सकता हूँ मैंने रख लिया है फिर, बस आप राइट मैंने रिनाउंस कर दिया आयुष के नाम, कोई पैसा नहीं लिया, मेरी बुक्स में कोई काउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है। तीसरा क्या किया, राइट बेच दिया एक तरीके से, पैसा लिया इसने, अब पैसा लिया है तो क्या होगा, कॉस्ट क्या पड़ेगी, अल्टीमेटली जो भी बाय कर रहे हैं उसके लिए कॉस्ट कितनी, वो राइट की कॉस्ट जो पे करनी पड़ेगी प्लस जो कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आया? चलो जी, अगला पॉइंट क्या आता है बेटा, अब यहां पर ना एक पॉइंट आता है, एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एक ना एक्सेप्शन है बेसिकली यहाँ। अब बेटा देखो वो क्या बोलता है, कह रहा है ये जो अब राइट बेचे है ना मैंने, ये जो राइट बेच के 3,000 आए हैं वो मेरी बुक्स में क्या होगा, कहता मेरी बुक्स में इसको ना आप P&L के अंदर क्रेडिट करके चलो, ये आपकी इनकम है, P&L के अंदर क्रेडिट करेंगे इसको, मेरी बुक्स की बात चल रही है, मेरी बुक्स के अंदर इसको क्या करेंगे, P&L के अंदर क्रेडिट करेंगे, मेरी क्या है ये बेटा इनकम है, मेरी क्या है बेटा ये इनकम है। समझ आया बेटा, सबको समझ आया पक्का? चलो, लेकिन यहां पर उन्होंने एक एक्सेप्शन डाला, यहां पर उन्होंने एक एक्सेप्शन डाल दी, एक्सेप्शन क्या डाली है सुनी लो, वो कहता है कि अगर इन्वेस्टमेंट को एक्वायर्ड करा गया है कम राइट बेसिस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट को एक्वायर्ड करा गया है कम राइट बेसिस के ऊपर, और मार्केट वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट की वो नीचे आ जाती है इमीडिएटली आफ्टर द राइट इशू, कॉस्ट से भी नीचे आ जाती है, कॉस्ट से भी नीचे आ जाती है इमीडिएटली आफ्टर राइट इशू। तो टू द एक्सटेंट ऑफ जो आपने अमाउंट क्रेडिट करा, इस एक्सटेंट तक, मतलब जो सेल प्रोसीड्स है जो भी आपकी है क्रेडिट करी हुई है आपने P&L के अंदर, ठीक है, इसको आप क्रेडिट P&L में ना करके, यानी ये 3,000 तक का जो अमाउंट रहेगा इसको आप क्रेडिट करोगे किसके अंदर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप बेसिकली अपने जो एक्विजिशन आपने करी है इन्वेस्टमेंट है उसको किस पे ले आओगे, मार्केट वैल्यू पे ले आओ। अब इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी ये पूरा समझ में आया भी नहीं होगा जो मैंने बोला है ना, यहां तक बिल्कुल समझ में आया था सर, यहां तक भी ठीक समझ में आ गया था कि P&L के अंदर क्रेडिट करेंगे लॉजिकली, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आई है ना, ये चीज बेटा समझ अभी आएगी भी नहीं। इसके लिए एक हमें एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, तो जब मैं एक लिखवा रहा हूँ उस टाइम में एक एग्जाम्पल करवाऊँ, उस एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाओगे कि मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करेंगे। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि ये 3,000 वैसे क्या होता है P&L के अंदर क्रेडिट होगा, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर मान लो राइट शेयर इशू करने के बाद ऐसा होता है कि मार्केट वैल्यू जो है शेयर्स का वो कॉस्ट से भी नीचे आ जाता है, तो बोलता है कि जितना आपको राइट शेयर्स को बेच के, राइट्स को बेच के पैसा मिला है, टू दैट एक्सटेंट, अमाउंट ऑफ दैट एक्सटेंट, आप उससे अपनी कॉस्ट को उठा लोगे, मतलब इसको मैं अपनी इनकम ना मानकर मैं ये मान लूंगा ये रिकवरी है एक तरीके से, तो मैं अपनी कॉस्ट को घटा, ये बोला गया बेटा एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे, जब ये वाला एग्जांपल लिखेंगे, क्वेश्चन कंसेप्ट लिखेंगे, तब मैं इसका एग्जांपल लिखूंगा, ठीक है बेटा। बढ़ू आगे, बेटा अब अगला पॉइंट क्या आता है सुन, मैं आपको बेटा स्टैंडर्ड समझा रहा हूं आज पूरा, जितना बचा हुआ स्टैंडर्ड है हम समझ के चल रहे हैं,
और इसके बाद अगली क्लास के अंदर हम सिर्फ लिख रहे होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास सिर्फ राइटिंग के लिए डेडिकेट कर देंगे और परसों की क्लास के अंदर क्वेश्चन हो जाएंगे। कोशिश करेंगे क्वेश्चन भी कल ही करना है इसके अनुसार। बेटा चलो अगला क्या आता है, अगला आता है सबसीक्वेंट मेजरमेंट। सबसीक्वेंट मेजरमेंट वैसे मैंने पहले बता दिया था, लेकिन एक बार दोबारा से रिपीट कर। सबसीक्वेंट मेजरमेंट की जब हम बात करके चलते हैं, सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन की हम बात करके चलते हैं, तो वो कहता है कि यहां पर आप इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाई कर सकते हो, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको किस वैल्यू के ऊपर हम लेकर जाएंगे, किस वैल्यू पे दिखाएंगे, वो डिपेंड करता है उसकी क्लासिफिकेशन को। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन आप जानते हैं दो तरीके की है, एक होती है आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स और दूसरी आपकी क्या होती है बेटा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। एक होती है करंट इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। वो ये कहता है कि जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये तो हमेशा ही कॉस्ट के ऊपर आएगी, ये हमेशा किसके ऊपर आएगी, कॉस्ट के ऊपर आएगी। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर डिक्लाइन हुआ है विच इज अदर देन टेम्परेरी, अगर डिक्लाइन हुआ है विच इज अदर देन टेम्परेरी, यानी परमानेंट डिक्लाइन हुआ है। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कब परमानेंट डिक्लाइन होता है, बेटा वो ना क्वेश्चंस में काम आती है चीज। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, आपको ना एक पैराग्राफ लिखवा दूंगा, कल जब ये वाला कंटेक्स्ट लिखेंगे मैं आपको एक पैराग्राफ भी लिखवा दूंगा, वहां तब समझा दूंगा कि बेटा क्या क्या चीजें हैं। अगर डिक्लाइन हो रहा है बेटा अदर देन टेम्परेरी, तो ऐसे केस में वो कहता है अगर परमानेंट नेचर का यानी डिक्लाइन है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिड्यूस कर देना चाहिए। जितना डिक्लाइन हुआ है आपको दिखा देना चाहिए, इसको रिड्यूस कर देना चाहिए। बेसिकली हम एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं फॉर डिमिन्यूशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक हम प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, हम इस वैल्यू को गिरा देंगे, ठीक है, अपनी बुक्स के अंदर। ठीक है जी। लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करके चलें तो वहां पर उसने बोला है ये आएगी आपकी कॉस्ट के ऊपर या फेयर वैल्यू के ऊपर, विच एवर इज लोअर। कह रहे हैं इन दोनों में से जो लोअर है, कॉस्ट या फेयर वैल्यू में से बेटा जो भी लोअर है उसके ऊपर ही आएगी। कॉस्ट या फेयर वैल्यू में से जो लोअर है उसके ऊपर हम ये दिखा के चलेंगे। ठीक है जी। कॉस्ट या फेयर वैल्यू में से जो भी क्या है लोअर है हम उसके ऊपर दिखा के चलेंगे। डन। अब यहां पर बेटा एक चीज और आएगी कि कहां पर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, कहां पर हम कैटेगरी वाइज देखते हैं, वो मैं आपको जब लिखवाना होगा ना चीजों को, चीज को एक्सप्लेन करूँ। बस इतना समझ में आ गया कि सबसीक्वेंट मेजरमेंट की अगर हम बात करके चल रहे हैं तो करंट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करोगे, आपने देखना है कि कॉस्ट कितनी है और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, जो भी लोअर है बेटा उसके ऊपर आप कर दोगे कैरिंग वैल्यू। सबसीक्वेंटली, है ना, इनिशियली नहीं, इनिशियली हमेशा कॉस्ट है, चाहे वो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है बेटा वो कॉस्ट के ऊपर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के ऊपर, लेकिन एक एक्सेप्शन दी। क्या एक्सेप्शन दी है कि अगर डिक्लाइन हुआ है विच इज अदर देन टेम्परेरी, दैट इज परमानेंट नेचर का अगर डिक्लाइन है, तो ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर आप क्या करके चलोगे, ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर आप वैल्यू को गिरा दोगे, कैरिंग अमाउंट पे ले आओगे। समझ आ गया बेटा। चलो अब अगली बात करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या लगता है बेटा इसके बारे में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हम कॉस्ट कैसे निकालते हो। अगला पॉइंट है, मैं आपको कह रहा हूं मैं स्टैंडर्ड खत्म कर रहा हूं, समझा रहा हूं स्टैंडर्ड बस आज आपको पूरा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या लगता है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का चलो मतलब क्या था, लैंड बिल्डिंग। बेटा जिन्होंने तो शेड्यूल 3 कर लिया मेरे साथ उनको तो पता है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट आप लोगों ने सुना हो, है ना। अब जिन्होंने शेड्यूल 3 नहीं भी करा अभी तक, बेटा आपको कुछ तो आइडिया होगा ना शेड्यूल 3 का, कि शेड्यूल 3 के अंदर एक आइटम होती है फिक्स एसेट टेंजिबल वैल्यू, उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोलते हैं। बेटा उसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। आपके स्टैंडर्ड ने बोल दिया, कह रहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कह रहे जाओ हम हमसे बात ना करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से बात करो। कह रहा मैं तो नहीं बात कर रहा भाई, उसी से कर बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से बात। इसकी कॉस्ट कितनी होगी, कह रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को जाके पढ़ लो, वो बता रहे हैं जैसे, कह रहे वैसे नहीं कहो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या बोला, कह रहे हैं कॉस्ट मॉडल बेटा। बेसिकली जब हम प्रॉपर्टी प्लांट पढ़ेंगे ना, वहां पर एक ना मॉडल आएगा आपके सामने, कॉस्ट मॉडल, ठीक है, मेजरमेंट के लिए कॉस्ट मॉडल आता है। वो कहता है कि कॉस्ट मॉडल को लगा देना, उस अकॉर्डिंग निकलेंगे इसकी वैल्यू, कॉस्ट खत्म। चलो जी। बेटा अगला हमारे पास क्या आता है, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अरे बेटा बड़ा ही डिफिकल्ट है ये तो तुम लोग बता दो कितना डिफिकल्ट। मुझे बताओ अगर किसी इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे
तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बस इतना था ना, उस प्रॉफिट और लॉस को डील कैसे करें, क्या लगता है? अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे कैसे, पहले तो चलो ये बताओ। सेल में से कॉस्ट माइनस कर दूं या कैरिंग अमाउंट माइनस कर दूं? सेल में से बेटा कैरिंग अमाउंट माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट या लॉस। अच्छा, ये जो प्रॉफिट या लॉस है बेटा, इसको कहां लेकर जाएंगे? P&L अकाउंट के अंदर। ये भी समझ में आता है? मुद्दा पता क्या है यहाँ पर? ये जो कैरिंग अमाउंट है इसको कैसे निकालो? मान लेते हैं बेटा मेरे पास 1000 शेयर थे स्टार्टिंग में, 80 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, 80,000 की कॉस्ट होगी। फिर मैंने 500 शेयर और खरीद लिए, इस बार 100 रुपए के हिसाब से, 50,000 की कॉस्ट हो गई। फिर मैंने क्या करा, 200 शेयर और खरीद लिए, इस बार फिर से मैंने खरीदे हैं 70 रुपए के हिसाब से, मान लो 14,000 की कॉस्ट हो गई। मैंने क्या करा है बेटा, मैंने 800 शेयर बेच दिए। मुझे बस इतना बता दो कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा। मैंने 800 शेयर बेचे हैं एट प्राइस ऑफ से 120। मुझे मेरा बस ये बता दो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। क्या करूं, कैसे निकालूं प्रॉफिट? मैंने तो बस आपको ये बोल दिया मैंने 800 बेचे हैं, प्रॉफिट कैसे निकालूं? क्या लगता है, क्या करें? सोचो जरा। हाँ जी बेटा, सोचा कुछ? हाँ जी, क्या सोचा? गलती से आ गया प्रॉफिट 32,000? मैं मेरे को लगा कह रहे हैं कि गलती से आ गया प्रॉफिट। 32,000 बोल रहे हो, कैसे निकाला? आपने पता क्या किया, आप मुझे कह रहे हो सर 80 रुपए में खरीदा है, इसमें से बेचा होगा, है ना, 40 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर के ऊपर, 800 शेयर 32,000 रुपए। गलत। आपने क्या लगाया, आपने लगाया फीफो। आपने लगाया फीफो, है ना, यही हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले बेचा, यही करा। अगर मैं डीमेट अकाउंट की बात करके चलूं रियल लाइफ में, रियल लाइफ में तो एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा होता है कि जो शेयर मैंने पहले खरीदा होता है ना वो पहले जा रहा हो। रियल लाइफ में तो यही होता है, मेरे डीमेट अकाउंट में अगर मैं इस टाइम पे शेयर बेचता हूं, मैंने अलग अलग टाइम पे शेयर खरीदे हुए हैं, तो ये जो बेटा शेयर बिकेंगे, जो पहले खरीदा होगा पहले वो बिकेगा। लेकिन आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है कि ये गेन या लॉस निकालने के लिए डिस्पोजल के ऊपर आपको ना एवरेज मेथड लगाना चाहिए। कौन सा मेथड लगाना चाहिए? एवरेज मेथड जो है आपको वो लगाना चाहिए, वेटेड एवरेज मेथड। आपको यहाँ पर ना तो फीफो लगाना है ना लिफो लगाना है। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं अकाउंटिंग 13 के अकॉर्डिंग चलूं, पता है क्या कहूंगा मैं? 1000 प्लस 500 प्लस 200 कितना हुआ बेटा? 1700। जरा इनका टोटल करना, 80 50 एक 30 एक 30 और 14 144, 1,44,000।
पता है क्या कह रहे हैं, कैरिंग अमाउंट इसकी कितनी कह रहे हैं, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 1700 मल्टीप्लाई बाय 800, ये जो वैल्यू आएगी आप इसको कॉस्ट लेकर चलोगे, सेल आपकी हो जाएगी 800 इंटू 120, 96,000, 96,000 और इसका डिफरेंस लेना बेटा, ये आपका गेन या लॉस, ये कह रहा है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेबल। ठीक है, एवरेज मेथड वो बोलता है बेटा, सबको समझ में आया एवरेज मेथड। वो कह रहे हैं ना तो आप फीफो लगाओगे ना आप लीफो लगाओगे ना और कोई मेथड लगाओगे। यस, अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली बोला है बात अलग है, बट अदरवाइज हम ऐसा करेंगे हमेशा। ठीक है, समझ आया सभी को। इसका भी बेटा एक एग्जांपल हम करेंगे, इसके ऊपर भी एक एग्जांपल हम करेंगे। गॉट इट, कैसे निकलेगा। चलो, आखिर दो चीजें रहती हैं बेटा, बस 5 मिनट और लूंगा फिर मैं आपकी क्लास ओवर कर दूंगा। मुझे पता है आपके टेक्स्ट सर भी आ गए हैं, आपको ब्रेक भी चाहिए। बेटा अगला कंसेप्ट आता है रिक्लासिफिकेशन। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द रिक्लासिफिकेशन। बेटा कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी थी जो मेरी वैसे करंट थी, लेकिन मेरी यानी उसको इंटेंशन नहीं थी होल्ड करने की फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, लेकिन अब मेरी इंटेंशन चेंज हो गई। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं जी, मेरे को तो इस इन्वेस्टमेंट को करंट नहीं, अब मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है। कोई इन्वेस्टमेंट थी वो वैसे लॉन्ग टर्म थी, लेकिन अब मेरी इंटेंशन चेंज हो गई। अब मैं कह रहा हूं नहीं यार, इसको मुझे ना रिक्लासीफाई करना है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट अब करंट होनी चाहिए। रिक्लासिफिकेशन के अंदर दो चीजें आ गई, करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म कह रहा हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट कह रहे हैं अगर आप रिक्लासिफिकेशन करते हो लॉन्ग टर्म से करंट इन्वेस्टमेंट में, तो जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आप बेसिकली रिक्लासिफाई कर रहे हो जिस दिन, कह रहे आपने क्या लेना है उस दिन की कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, इनमें से जो भी लोअर है उस वैल्यू के ऊपर आप क्या करोगे, ट्रांसफर करके चलो। बेसिकली मैं उसको क्लासीफाई कर लूंगा, रिक्लासीफाई कर लूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से उठा के मैं उसको करंट इन्वेस्टमेंट्स में ले जाऊंगा, लेकिन किस वैल्यू के ऊपर, कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर के ऊपर। लेकिन अगर मैंने करंट से लॉन्ग टर्म करा, अगर मैंने करंट से लॉन्ग टर्म करा है, तो उसने कहा है कॉस्ट या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, कॉस्ट या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। यानी कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी थी जो पहले करंट थी, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं नहीं, अब ये करंट नहीं है, अब ये लॉन्ग टर्म है, अब ये करंट नहीं है, अब ये लॉन्ग टर्म है, तो बेटा जिस दिन मैं वो रिक्लासिफिकेशन कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उस दिन की कॉस्ट या फेयर वैल्यू जो भी लोअर है, उस वैल्यू के ऊपर आप क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। बस ये दो लाइनें लिखनी होती हैं क्वेश्चन के अंदर। आपको 4 केसेस देगा। क्वेश्चन कैसा आता है इसका मैं बता देता हूं, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूं बेटा इसका क्वेश्चन कैसे आता है। ये ना मेरी रिवीजन चल रही है, साथ साथ फास्ट ट्रैक चल रहा है नवंबर 23 वालों का। तो देखो जरा यहाँ पर जरा क्वेश्चन देखना बेटा, इसका क्वेश्चन आएगा कैसे तुम लोगों को। बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में नजर डालो। वो कह रहा है एक कंपनी है वो रिक्लासीफाई कर रही है अपनी इन्वेस्टमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अकॉर्डिंग। आपको बताना है कि कैसे आप करोगे रिक्लासिफिकेशन के केस में, डील कैसे करोगे, स्टेट पाओ किस वैल्यू पे रिक्लासीफाई करोगे। उसने मेरे को 4 केसेस दे दिए, कह रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है अब रिक्लासीफाई कर रहे हैं एज करंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को रिक्लासीफाई करा एज करंट, करंट इन्वेस्टमेंट को रिक्लासीफाई करा लॉन्ग टर्म में, करंट इन्वेस्टमेंट को रिक्लासीफाई करा लॉन्ग टर्म में। आपको उसने क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज दे रखी है, कह रहे हैं कि ये उसने बताया कि कॉस्ट इतनी है, फेयर वैल्यू देगा जानबूझ के, ठीक है, जानबूझ के चीजें देगा। तो आपको उस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे दी, आपको बस इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, आप लिखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अकॉर्डिंग जब लॉन्ग टर्म को हम करंट में रिक्लासीफाई करते हैं तो कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर लेंगे, और जब करंट को लॉन्ग टर्म में करेंगे कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर लेंगे। बस ये 2 लाइनें लिखनी है, फिर बस ऊपर से देखेंगे कि कौन सी वैल्यू होनी चाहिए बेटा, वो लिख देंगे, खत्म। इतना सिंपल है, इतना सिंपल बस। और 5 नंबर फ्री के हैं नहीं है बताओ, अगर मुझे बस इतना पता है तो 5 नंबर फ्री के होते हैं पेपर में। बट बच्चा गलती पता है क्या कर देता है, उल्टा लिखा, करंट टू लॉन्ग टर्म वाले में अलग दूसरी लिखकर लिखकर आ जाएगा, लॉन्ग टर्म से करंट वाला, ठीक है, और करंट दूसरे में ऑपोजिट, वाइसा वर्सा, समझ रहे। तो ये चीज ध्यान रखना कि कहां पर क्लासिफिकेशन में कैसा है। अगर लॉन्ग टर्म से करंट में जा रहे हो तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, अगर करंट से लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो कॉस्ट या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। बेटा कंसेप्ट आखिरी रह गया बस स्टैंडर्ड का, वो है डिस्क्लोजर, वो है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऐसी चीज है जो मैं समझा ही नहीं सकता। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के अंदर पता क्या बता रखा होगा कि इस स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या क्या चीजें हैं जो डिस्क्लोज करके चलेंगे। तो वो बताएगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने अडॉप्ट करी है कैरिंग वैल्यू निकालने के लिए,
जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर आपने इंटरेस्ट दिखाया है, डिविडेंड दिखाया है, उसका डिस्क्लोजर, ठीक है। एग्रीगेट अमाउंट कोटेड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स का, तो डिस्क्लोजर इज समथिंग विच आई विल एक्सप्लेन जिस टाइम पे हम एक्चुअल में पूरा स्टैंडर्ड लिख लेंगे, डिस्क्लोजर लिखवाऊंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेरी तरफ से बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 सही बोलूं तो खत्म हो चुका है, अब सिर्फ हमें लिखने की फॉर्मेलिटी करनी है। और कल जो है मैं ज्यादा समझाने नहीं वाला, मैं अभी बता देता हूँ, कल की क्लास में हमने कुछ ज्यादा समझना नहीं है, कल की क्लास में हम सिर्फ लिखने का काम करने वाले, और कल हम बहुत लिखने वाले। कल कम से कम 1.5 घंटा 1 hour 45 minutes कल आप सिर्फ लिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको सब समझा दिया। स्टैंडर्ड में समझाने वाला कुछ भी नहीं बचा, नॉट इवन अ सिंगल थिंग जो मैं कहूँ मुझे समझाना पड़ेगी। यस, जब लिखेंगे तो मैं कुछ चीजें दोबारा से रिकॉल कराऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा। तो कल की क्लास हमारी पूरी लिखने में चल जाएगी। परसों की क्लास के अंदर हम क्वेश्चन कर लेंगे, इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हम लिख कर नहीं करेंगे। इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो है मैंने आपको, मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन बैंक दे दूंगा, या रेदर मेरे मैं जो चीज सोच रहा हूँ, रेदर इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को भी हम अभी के लिए एक बार होल्ड पे डालें, और मैं आपको परसों जो है एक नया स्टैंडर्ड शुरू करवाऊं विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और हम क्या करें, आप पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का ये जो टेक्स्ट मैंने लिखवाया है, 2 क्लासें 2 दिन लेकर 3 दिन लेकर अच्छे से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और 3 ये दोनों रिवाइज कर लो। मतलब इस वीक में आप अपने लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 रिवाइज कर लोगे। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक या वीकेंड पे, सैटरडे को, मंडे, फिर उसका नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे, कोई हम 2 दिन पिक कर लेंगे। एक दिन पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के क्वेश्चन और एक दिन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के क्वेश्चन, और हम खत्म कर देंगे। मैं बस ये चीज चाहता हूँ बेटा, जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उस टाइम पे मेरे को आंसर्स आप लोगों से चाहिए, मेरे को ना ब्लैंक फेसेस नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लैंक फेसेस अगर होते हैं या आप आंसर नहीं दे पाते तो बेटा वो ना स्टैंडर्ड पढ़ने का फायदा नहीं है। ड्यू टू दैट रीजन मैं वो गैप डाल, मैं जानबूझ के गैप नहीं डाल, ठीक है। ड्यू टू दैट रीजन हम गैप डाल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि जब हम AS2 के बाकी क्वेश्चंस करें आपके पास आंसर्स होने चाहिए, क्योंकि जब तक हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे तो आप लोग उतना आंसर नहीं दे पा रहे थे, तो मैंने इसी वजह से वो गैप आपको दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में भी सेम चीज करेंगे, कल हम लिख लेंगे, परसों आई विल स्टार्ट विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है। आप बेशक जगह छोड़नी होगी, 4-5 पेज रजिस्टर में छोड़ देना, फिर AS3 शुरू कर लेना। अदरवाइज AS13 के अंदर आपको बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ मैंने आपको जो क्वेश्चन बैंक देना है विद सोल्यूशन देना है AS13 का, तो आपके पास वो रहेगा, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का आपके पास विद सोल्यूशन रहेगा। चलो बेटा, वी आर एंडिंग द सेशन, थैंक यू सो मच। आई होप बेटा सबको समझ में आ गया। हाँ यस जी, सर। जसदेव, हिमानी, बेटा कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है बच्चों, वी आर एंडिंग द सेशन।